तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, है ना। चलिए बच्चों, हम पढ़ क्या रहे थे? हम पढ़ रहे थे क्लास 11 और क्लास 11 का बेटा हमारे पास है यूनिट नंबर 2, जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इससे पहले बात करें, हमने आपको कंप्लीट लेक्चर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का 14 लेक्चर है जो पढ़ा रखा है। तो आप एक बार जा करके उसके सारे लेक्चर को देख लेना, और देख लियो तो बहुत अच्छी बात। चलो, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम या एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसका ये लेक्चर नंबर 3 है। आज के लेक्चर में बेटा हम पढ़ाने वाले हैं आपको जे जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। आज के क्लास में हम एटॉमिक मॉडल आपसे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले का दो लेक्चर यहाँ पे हो चुका है, लेक्चर 1 और लेक्चर 2। लेक्चर 1 में आपको बताया था कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ कैथोड रे ट्यूब के अंदर बाय जे जे थॉमसन ने किया। उसके बाद हमने आपको समझाया कि प्रोटॉन का डिस्कवरी कैसे ई गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड ने उस पे ई गोल्डस्टीन और बाद में चल करके रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का डिस्कवरी कैसे किया। और तीसरा, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन का खोज कैसे किया। यानी कि एक छोटा सा एटम जिसका साइज अपने आप में बहुत छोटा होता है, इतना छोटा कि नंगी आंखों से देख भी नहीं सकते हैं, उस चीज का खोज किसने किया? उस छोटे से एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तीन छोटे छोटे एटम्स, तीन छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं और हर एक एटम में होता है। अब सवाल है कि इतने छोटे छोटे पार्टिकल जो है वो एटम में किस तरीके से रहते हैं। इस बात को समझाने के लिए कई सारे वैज्ञानिकों ने अपना अलग अलग तर्क और अलग अलग मॉडल को प्रस्तावित किए, देने का प्रयास किया। जिसमें से सबसे ज्यादा जो फेमस मॉडल है वो एक एक करके तो आएगा। आज की क्लास में हम एक फेमस मॉडल पे बात करने वाले, जिसका नाम है थॉमसन, ये जो थॉमसन एटॉमिक मॉडल, और दूसरा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ये दो वैज्ञानिकों ने अपना एटॉमिक मॉडल क्या लाया, लोगों के सामने दिखाया, और लोग इसके एटॉमिक मॉडल को देखे और समझने का प्रयास किए कि एटम किस तरीके से, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन रहते हैं। ठीक है, चलो आज के क्लास को शुरुआत करने से पहले अगर बेटा आप लोग न्यू है तो प्लीज बर्नवाल केमिस्ट्री एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे हम केमिस्ट्री बिल्कुल जीरो से हीरो बनाने के लिए आपको हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, एकदम बेसिक से। और मेरा जो पढ़ाने का पर्पस है वो आपको आपके बोर्ड के साथ साथ जेई, नीट, आप कोई भी बोर्ड से, चाहे सीबीएसई, जैक से, बिहार से, यूपी से, या ऑल स्टेट बोर्ड ऑफ इंडिया, इंडिया के किसी भी स्टेट बोर्ड से है, आप हमसे पढ़िए। आपको कतई ही कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। हम हर तरह का क्वेश्चन और हर तरह का टॉपिक इस लेक्चर में, इस पूरे लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलो आज के क्लास को शुरुआत करते हैं। देखो, आज की कहानी शुरुआत करने से पहले हमने ये कहानी, ये जो स्ट्रक्चर है ना, कि कैसे कैसे एटॉमिक मॉडल के जनरेशन अलग अलग वैज्ञानिकों ने कैसे कैसे बताया। सबसे पहले जे जे थॉमसन ने एक्सप्लेन किया। जे जे थॉमसन में कुछ कमियां रह गई, उस कमियों का दूर करने के लिए रदरफोर्ड आए। रदरफोर्ड की कमियों को बोर्स मॉडल दूर करेंगे, बोर्स का कमियों को प्लांक कांस्टेंट, और एक तरह से ही साइंटिस्ट लोग कंटिन्यू क्या, एटम के मॉडल पे काम करते चले गए और हमें एटम का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर मिलता चला गया, है ना। चलो आज के क्लास में हम सबसे पहले बात करेंगे जे जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। अब जे जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल कैसे आया सर? देखो, यहां से पॉइंट बाय पॉइंट कॉपी में लिखते जाना। और एक चीज बड़ा जरूरी है मेरी क्लास में, वो है एनसीईआरटी बुक तेरे पास होना चाहिए। दूसरा, क्या आपके पास आपका क्लास नोट्स होना चाहिए। अगर आपके पास आपका क्लास नोट्स नहीं है और मेरे वीडियो लेक्चर देखते देखते अगर क्लास नोट्स नहीं बना रहे हैं, तो आप पूरा का पूरा टाइम पास कर रहे हैं। मैं सही बता रहा हूं, दावे के साथ बता रहा हूं। मैंने जितने बच्चों से मैं बात करता हूं उसको एक ही चीज कहता हूं, बेटा अगर क्लास नोट्स बनाओगे, है ना, तो तुम्हें वापस वीडियो लेक्चर देखना नहीं पड़ेगा, किसी का भी नहीं देखना पड़ेगा। आराम से क्लास नोट्स बनाते जाना, मैं जैसे जैसे पढ़ा रहा हूं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आया है एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल है क्या सर? अभी हमने बताया कि एक एटम के अंदर तीन फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन सर? एक तो इलेक्ट्रॉन है, दूसरा तो प्रोटॉन है, और तीसरा तो न्यूट्रॉन है ना। ये बात हम लास्ट क्लास में समझा चुके थे। अब हम बात करें कि एटम का साइज इतना छोटा है, इसका साइज 10 का पावर माइनस 10 मीटर होता है। अब इतना छोटा साइज है कि इसको हम अपनी आंखों से डायरेक्ट देख नहीं सकते हैं। अब सवाल है सर, जिसको हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं, इमेजिन करो उसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे रहता होगा।
थोड़ा इमेजिन करो कि जिसको हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं उसको तो हम एक एटम बोल दिए। अब आगे वैज्ञानिक क्या बोल रहा है, कुछ एटम के अंदर भी तीन तरह के पार्टिकल है जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब सवाल है कुछ छोटे से पार्टिकल के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे व्यवस्थित है, कैसे रहते हैं, इस बात पे वैज्ञानिकों ने तर्क वितर्क होने लगा। ठीक है, चलो अब आगे समझते हैं। बोलता है क्या, एटॉमिक मॉडल। तो इसीलिए भी इस ए स्ट्रक्चर को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या एटॉमिक मॉडल देना शुरू किया। तो बोलता है यहाँ पे सबसे पहले क्या, डिफरेंट मॉडल्स वर प्रपोज टू एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन एटम। मतलब एक एटम के अंदर जो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे रहते हैं, इस बात को समझाने के लिए वैज्ञानिकों ने अलग अलग मॉडल रिसर्च करके देना स्टार्ट किया। देखो कोई भी साइंटिस्ट अगर कोई पेपर बनाता है उसको बोलते हैं रिसर्च पेपर। क्या बोलते हैं, रिसर्च पेपर। अगर तुम लोग फ्यूचर में जाकर के पीएचडी करोगे, है ना, तो तुम भी रिसर्च पेपर लिखोगे। जो पीएचडी स्टूडेंट होते हैं सब रिसर्च पेपर लिखते हैं कि मैंने ये पाया, फिर लोगों के सामने दिखाते हैं। अगर उनका खोज सही रहा तो उनको अवार्ड मिलता है, मान्यता मिलता है, नाम मिलता है, पहचान मिलता है। समझ रहे हो। हाँ देखो, तो बोलता है यहाँ पे कि फर्स्ट प्रपोज इंपॉर्टेंट एटॉमिक मॉडल। सबसे पहला जो एटॉमिक मॉडल जिसने दिया था उनका नाम था जे जे थॉमसन मॉडल। और जे जे थॉमसन मॉडल से ही प्रेरित होकर के, इंस्पायर्ड होकर के बाद में रदरफोर्ड ने भी अपना एक अलग मॉडल दिया जो इनके मॉडल से ही क्या इंस्पायर्ड था, एक तरह से इंस्पायर था। ठीक है, समझ रहे। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं जे जे थॉमसन का मॉडल। अब जे जे थॉमसन ने क्या किया, इन्होंने बहुत सारा गहन स्टडी किया, अलग अलग चीजों को अपने आसपास देखने का कोशिश की कि एक एटम है। इन्होंने ऐसा शुरू में ही मान लिया कि कोई भी पार्टिकल का जो स्मॉलेस्ट सरफेस एरिया हो सकता है, स्मॉलेस्ट सरफेस एरिया, वो कहीं ना कहीं एक सर्कल होगा। पहले ये एज्यूम कर ली, एज्यूम का ये मैथमेटिकल ट्रूथ है ना, कि कोई भी पार्टिकल को अगर तुम छोड़ोगे तो देखो, एक मान लो इतना बड़ा पत्थर है, ठीक है, पहाड़ से लुढ़का दो, देखो गोल 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 घूमते घूमते गेंद बन जाता है, गोल बन जाता है, देख रहे हो। हाँ, अगर तुम मान लो एक ईटा ही है, तुम पैर से मारते चले जाओ, मारते चले जाओ, देखो वो भी धीरे धीरे गोल हो जाता है। यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट सरफेस, ऊपर से पानी का बूंद भी गिरता है तो गोल हो जाता है। क्यों, क्योंकि लोएस्ट सरफेस एरिया घेरने का जो जगह है वो स्फेरिकल है ना, समझ रहे हो, गोल। तो वही बोलता है, इन्होंने पहले ही मान लिया कि एटम गोल होगा। क्या मान लिया, एटम स्फेरिकल होगा, गोल होगा। एक बात तो क्लियर हो गया कि एटम का जो शेप होगा वो कहीं ना कहीं गोल होगा। अब उन्होंने क्या किया कि जितने भी गोल एटम दिखे, जितने भी स्फेरिकल टाइप का एटम इनको दिखा, अब उसको अध्ययन करना स्टार्ट कर दिए। कभी तरबूज में पढ़ने, तरबूज को काट के देखे, कभी खरबूज को काट करके देखे, है ना, कभी इन्होंने प्लम पुडिंग जो केक होता है, केक भी गोल होता है ना, घर में बनाते हो, उसको उन्होंने देखा। कई बार जो खीर बनाते हो, खीर के चावल को प्लेट में बना रख देती है मम्मी बना करके। अरे मम्मी चावल देती है ना खीर में, प्लेट में खीर बना करके, उसमें चावल का दाना होता है दूध में डूबा हुआ, उसके अगल बगल इधर किशमिश, काजू, पिस्ता, बादाम। सुन के तो मुंह में लार आ गया होगा, है ना, तो काजू किशमिश बादाम होगा। ठीक है, यहाँ पे नहीं, घर में। चलो अब इसको पढ़ो, उसके बाद मिलेगा तुमको। देखो, तो वही बात यहाँ पे समझा रहे रदरफोर्ड। देखो क्या क्या बोलता है, जे जे थॉमसन वाज awarded Nobel Prize for these theoretical and experimental investigations on the conductions of electricity by gas। देखो, जे जे थॉमसन ने क्या किया था, इलेक्ट्रिसिटी बाय गैस, उन्होंने सीआरटी ट्यूब में, कैथोड रे ट्यूब में गैस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास किया था ना, कैथोड एनोड पे हाई वोल्टेज करंट डाल करके, और जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ। और इस काम के लिए रदरफोर्ड को क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला। कब, 1897 का नोबेल प्राइज इनको दिया गया था। नोबेल प्राइज बहुत पुराना प्राइज है और दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज है, ये भी ध्यान रखना। ये साल किसको नोबेल प्राइज मिला, तुम लोग कमेंट करके बताना, केमिस्ट्री में। ठीक है, चलो आगे। ये जो दिख रहे हैं ना गोल वाले आदमी, यही है जे जे थॉमसन। ठीक है, चलो आगे क्या बोलता है सर, कि इन्होंने क्या माना कि एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर विद यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो, जे थॉमसन अपना मॉडल जब बनाए तो अपना मॉडल इन्होंने किससे तुलना कर दिया, इन्होंने वाटरमेलन को लिया। बोला कि वाटरमेलन में जैसे लाल वाला भाग होता है जिसको तुम खा जाते हो, है ना, वो सब का सब पॉजिटिव पार्ट है। कैसा पार्ट है सर, पॉजिटिव। और उसमें के बीच में कहीं कहीं दाना जो होता है, दाना, हाँ, वो है एक तरह का नेगेटिव पार्ट। देखो बोलता है एटम
कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर विद यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये पॉजिटिव चार्ज स्फीयर में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन। देखो मान लो क्या, देखो ये पूरा पार्ट क्या है, ये पूरा पार्ट पॉजिटिव वाला पार्ट है। अब इसके बीच गोल गोल ले लो, इन्होंने बोला जो गोल गोल है ना, ये पॉजिटिव पार्ट में गोल गोल, ये गोल गोल है वो इलेक्ट्रॉन है, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन। और ये पॉजिटिव पार्ट वाला क्या है, प्रोटॉन। तो वही बोलता है इन्होंने क्या कि एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर होता है विद यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां पे इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, हाँ। बोलता है इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड इन सच अ मैनर टू गिव मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट। बोलता है कि स्फेरिकल के अंदर इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन बटे हुए रहते हैं कि इस एक दूसरे के चार्ज को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। मतलब अगर एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है गोल वाला, तो इस एरिया में प्रोटॉन भी है एक, तो प्लस माइनस बराबर है, प्लस माइनस बराबर, प्लस माइनस, प्लस मतलब प्रोटॉन और गोल वाला मतलब इलेक्ट्रॉन। तो एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, मतलब एक दूसरे को न्यूट्रल किया। तो वही बोलता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड इन सच अ मैनर टू गिव मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को बैलेंस किया। ठीक है, ये बात बता रहे कौन, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, एटॉमिक मॉडल में थॉमसन बता रहे हैं। ठीक है, 2 पॉइंट, इस पॉइंट को समझो। क्या बोलता है जे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम में, क्या देखो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, कि अब देखो ये जो दो बात लिखो उसका मतलब यहां समझो क्या लिखा हुआ है। लिखता है कि एटम इज स्फेरिकल इन शेप, एटम का शेप क्या होता है सर, स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है, ये तो क्लियर है। आगे रेडियस ऑफ एन एटम इज अप्रोक्सीमेट, इन्होंने क्या बताया कि एटम का जो रेडियस है, मान लो क्या एक एटम, इस एटम को हम बड़ा करके लिख रहे हैं, इमेजिन करो इसका साइज एक्चुअल में इस डॉट से भी 1000 गुना छोटा होगा, जो डॉट तुमको दिख नहीं रहा होगा उससे भी 1000 गुना छोटा होगा। तो इसको हम थोड़ा और बड़ा कर देते हैं ताकि तुमको समझ में आ जाए। देखो ठीक है, इधर से मिटाते हैं। देखो बोलता है यहाँ पे क्या, द रेडियस ऑफ एन एटम, यहाँ ये रेडियस जो है एटम का, उसको क्या माना गया सर यहाँ पे 10 का पावर -10 मीटर, या फिर क्या 1 एंगस्ट्रम, ये माना गया। क्लियर है, हाँ ठीक है। तो ये माना गया जे थॉमसन मॉडल के द्वारा, अकॉर्डिंग टू थॉमसन, जे थॉमसन मॉडल। क्लियर है, ये 2 पॉइंट को बेटा कॉपी में लिख लो। ठीक है, आगे चलो सर, आगे पॉइंट क्या है, आगे पॉइंट है क्या थॉमसन मॉडल में कि इन एटम हैज स्फेरिकल शेप, एक एटम का शेप जो होता है वो स्फेरिकल होता है। ठीक है, वही पॉइंट यहाँ का करके, पॉइंट को लिखना, वैलिड पॉइंट एकदम लिखना, क्या कि एन एटम हैज स्फेरिकल शेप, रेडियस 10 का पावर 10 मीटर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कि पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। देखो ये तरबूज है, तरबूज में जो लाल वाला रेड इडेबल पार्ट है, क्या रेड इडेबल पार्ट, उसको इन्होंने क्या बोल दिया, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज यानी क्या, प्रोटॉन। और इसके अंदर जो ब्लैक ब्लैक भाग होता है जिसको तुम सीड्स कहते हो, क्या बोलते हो सर, सीड्स। ये सीड्स एक तरह से नेगेटिव चार्ज है, क्या है सर यहाँ पे, ये एक तरह से नेगेटिव चार्ज है। और इस नेगेटिव चार्ज को बेटा क्या कहेंगे हम, नेगेटिव चार्ज को हम कह देंगे क्या, कहीं ना कहीं प्रोटॉन कह देंगे, क्या कह देंगे, क्या कह देंगे सर, प्रोटॉन कह देंगे। दूसरा क्या सर, प्लम पुडिंग। प्लम पुडिंग में क्या है देखो, प्लम पुडिंग मतलब एक तरह से देखो ये क्या केक है, केक को तुम देखते हो तो क्या दिखता है, ऊपर से हर तरफ ब्रेड ब्रेड फैला हुआ है, लेकिन बीच में काजू किशमिश पिस्ता बादाम जो निकल रहा है। तो वही बोल रहे हैं कि जो अदर भाग है, ठीक है, काजू पिस्ता बादाम ड्राई फ्रूट्स के अलावा, वो समझो पॉजिटिव पार्ट है,
और ड्राई फ्रूट्स एक तरह से नेगेटिव पार्ट है, और ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या कर रहा है, न्यूट्रल करके रखा हुआ है। तो वही बोलता है यहाँ पे क्या, तीसरा, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज कौन, इलेक्ट्रॉन आर इम्बेडेड, जैसे तरबूज में ब्लैक वाला बीज रेड वाले पार्ट से घुरा होता है, बोलते नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बेडेड इन इट लाइक राइजिंग इन दी पुडिंग। राइजिंग का मतलब होता है क्या, ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, अरे काजू पिस्ता बादाम होता है ना, पुडिंग रखा हुआ रहता है, ठीक है, केक में या फिर खीर वगैरह में बोल सकते हो तुम, जिसको तुम खा जाते हो, ठीक है, बीच बुन बिन बिन के, ठीक है। हाँ, तो वही बोलता है ये दोनों सब्सटेंस के थ्रू वो क्या एटम के मॉडल को समझाना चाहते, लेकिन ये बात एक्सपेरिमेंटली कहीं पे फाइंड आउट नहीं हुआ कि एटम तरबूज के जैसा होता है, ऐसा नहीं मिला, ठीक है। हाँ, याद रखना। तो अब सवाल है, तुम देखो इसी को फिर से एक और इमेज लिए, क्या देखो कि जो काला वाला भाग है वो सीड्स है, सीड्स का मतलब इलेक्ट्रॉन, और रेड जूसी पार्ट बोलो या क्या, दूसरा बात क्या, इसको बोल सकते हो रेड इडेबल भाग, वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्रोटॉन है एक तरह से, यानी कि एटम के अंदर दो चीज तो कंफर्म है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन, अगर 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन, यानी कि एक तरह से एटम क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो वही बोलता है कि न्यूट्रलिटी ऑफ द एटम, मतलब ये एटॉमिक मॉडल जो जे थॉमसन का है, इससे 2-3 बात पता चला कि एक एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, ये तो कंफर्म हुआ। दूसरा, एटम का शेप जो है एक्चुअल में वो स्फेरिकल ही है, गोल ही है, बात समझ रहे हो। हाँ, ये दो बात यहां से एकदम क्लियरली पता चल गया। और तीसरा, एटम का रेडियस जो है वो 10 का पावर माइनस 10 मीटर होता है। ये 3 पॉइंट जो वैलिड पॉइंट थे ये पता चल गया, ठीक है। हाँ, तो वही देखो, वही बात क्या है, इस मॉडल को 3 चीजों से कंपेयर किया गया था, वाटरमेलन से, राइजिंग प्लम पुडिंग से, या प्लम पुडिंग मॉडल से, ठीक है। राइजिंग प्लम पुडिंग का मतलब क्या है, रेजिन प्लम पुडिंग का मतलब खीर वाला चावल, और प्लम पुडिंग का मतलब है केक के अंदर जो होता है ना बैर वगैरह, उससे। ये तीनों से कंपेयर करके जैसे थॉमसन मेन कंपेयर वाटरमेलन से हुआ था, याद रखना, मेन कंपैरिजन वाटरमेलन से हुआ था, लेकिन ये दोनों का भी उन्होंने रेफरेंस दिया था, ठीक है, और वो समझाने का कोशिश कर रहे थे अपने रिसर्च पेपर में, ठीक है। हाँ, चलो आगे, आगे क्या देखो, बोलता है यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बेडेड, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, देखो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन, इसके अगल आजू बाजू जो ब्लैक जो ब्लू ब्लू कलर दिख रहा है वो क्या, एक तरह का पॉजिटिवली चार्ज मैटर, यानी कि एक तरह का प्रोटॉन है ये, ठीक है। और ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है, ये नेगेटिव नेगेटिव लगा हुआ है। वही बोलता है इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बेडेड, इलेक्ट्रॉन को घेरे हुए हैं इन एन एटम इन सच अ वे दैट, इस प्रकार से कि मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट इज अचीव, इस तरीके से घेरा गया है कि पॉजिटिव को नेगेटिव क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट मिलेगा, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज एक तरह से इसको बैलेंस करेगा, ठीक है। हाँ, बोलता है एक्सप्लेन दी ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ द एटम, यानी कि कुल मिलाकर के ये एक ही बात जो थॉमसन के मॉडल से समझ में आया, क्या कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। हाँ, इसका ड्रॉबैक भी था क्या, कि नो कंसिस्टेंट विथ द रिजल्ट ऑफ लेटर एक्सपेरिमेंट, बाद में लेकिन एक्सपेरिमेंट किया गया, एटम को लेजर मशीन या फिर जितने जब टेक्नोलॉजी आया, जब खोल के देखा गया एक्चुअल एटम को, तो एटम में ऐसा कुछ भी नहीं था कि वाटरमेलन के जैसा दिख रहा है, प्लम पुडिंग के जैसा दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन एक चीज बात क्लियर था कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या इक्वल होता है, जिसके कारण एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ये 2 पॉइंट एकदम परफेक्ट था, सही था, ठीक है। तो इसीलिए जे जे थॉमसन मॉडल को माना भी गया, और इसको ड्रॉबैक मान करके अगला साइंटिस्ट जो है जिनका नाम है रदरफोर्ड, उन्होंने इसी मॉडल को इसके क्या कमियों को निकाल करके उन्होंने एक नया मॉडल दिया, ठीक है, जिसको बाद में उन्होंने माना भी। देखो सेकेंड मॉडल क्या है, तो देखो सेकेंड मॉडल जाने से पहले कुछ और पॉइंट है, देखो यहाँ पे क्या, दिस कैन बी विजुअलाइज, ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे क्या, एज ए पुडिंग और वाटरमेलन ऑफ पॉजिटिव चार्ज विथ प्लम्स और सीड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड इन इट,
सो मास ऑफ एटम इज एज्यूम टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। देखो ये दूसरा बात का क्या, देखो पहला बात तो पता चल गया है, पहला पॉइंट तो ऊपर में लिखे थे, तो इस पॉइंट को तुम दोबारा लिखना मत, ठीक है, इस पॉइंट को पहले में लिखा हुआ है, इस पॉइंट को दोबारा लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन नीचे वाला पॉइंट तुम लिख सकते हो क्या, कि द मास ऑफ द एटम इज एज्यूम, उन्होंने माना था कि एटम का मास कहां होता है, अरे एटम जो है उसका मास है कुछ ना कुछ, इलेक्ट्रॉन का अपना मास है, प्रोटॉन का अपना मास है, तो इलेक्ट्रॉन का मास मान लो कितना बड़ा, इतना छोटा इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि तो हम हाथ में ले रहे बहुत बड़ा हो जाएगा, उतना छोटा एटम है, तो उसका मास कहां पे होता है, इन्होंने बोला था एटम का जो मास है ना वो पूरे में बटा हुआ है, पूरे में क्या है, बटा हुआ है, द मास ऑफ द एटम इज एज्यूम टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट, मतलब अगर इतना बड़ा एटम है तो मास सब जगह बटा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में जब आगे जाकर के साइंटिस्टों ने देखा कि एटम का कोई जो मास होता है वो केवल और केवल न्यूक्लियस में होता है, कहां पे होता है, न्यूक्लियस में होता है, ठीक है, तो ये जो नीचे वाला पॉइंट है ये भी कहीं ना कहीं क्या फॉलो नहीं होता है, ठीक है। चलो आगे, आगे क्या है, ड्रॉबैक, तो वही बोलता है क्या, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के आधार पे इन्होंने एटम का जो न्यूट्रलिटी है, ठीक है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, है ना, कि एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का अरेंजमेंट कैसे होता है, ये बात सही नहीं पाया गया, इसलिए यहाँ पे ड्रॉबैक आया, ये फेल हो गया। अब ये जब फेल होता है ना केमिस्ट्री साइंस में कोई भी चीज, तो दूसरा वैज्ञानिक उस पर कुछ ना कुछ रिसर्च करता है, तभी वो एक क्या, एक मॉडल को फेल कर सकता है, ठीक है। चलो इस मॉडल को फेल हो गया तो दूसरा मॉडल क्या है, इस मॉडल को फेल किया तो दूसरे वैज्ञानिक कौन आए, रदरफोर्ड, कौन आए, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड को जाने से पहले कल के क्लास में एक हम क्वेश्चन बताए थे कि अल्फा पार्टिकल, है ना, अल्फा पार्टिकल, तो ये अल्फा पार्टिकल कब निकलता है, जब आपको रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लेते हो, जैसे यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, तो इसको तुम खुला छोड़ दोगे तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या आता है, रेडिएशन छोड़ता है, अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे छोड़ता है, कल बताए थे तीनों बात, वही लिखा है कि व्हाट टाइप ऑफ रेडिएशन आर इमिटेड बाय रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कौन कौन सा टाइप ऑफ सब्सटेंस निकालता है, अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे या ऑल ऑफ दीज, ये तीनों निकालता है, अल्फा भी, बीटा भी और गामा भी, यानी कि आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है, ऑल ऑफ दीज। चलो तुम हमको कमेंट करके बताओ अल्फा पार्टिकल का मतलब कल हम बताए थे क्या होता है, पहला क्वेश्चन, दूसरा बीटा पार्टिकल का मतलब क्या होता है, और गामा पार्टिकल का मतलब क्या, तीन क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर देना, ठीक है। अल्फा पार्टिकल को क्या कहते हैं, बीटा पार्टिकल को क्या कहते हैं, और गामा पार्टिकल को क्या कहते हैं, अगर नहीं आता है तो लास्ट लेक्चर में जाना, मतलब लेक्चर नंबर 2 वहां पे बताए, कॉपी खोल के देखो मिल जाएगा, लेकिन कमेंट करके बताना, ठीक है, वीडियो पॉज करो, कमेंट करो जाके पहले, तभी आगे बढ़ना। चलो आगे, अब क्या है, अब आते हैं रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। अभी हमने क्या बताया कि इन्होंने कोई एक्सपेरिमेंटल बेस्ड थ्योरी नहीं बनाया, इन्होंने बस वाटरमेलन से कंपेयर कर दिया, दो तीन चीजों से कंपेयर करके बता दिए कुल मिलाकर के, तो ड्रॉबैक है, साइंस वैसे मानता नहीं है, साइंस तभी पॉसिबल, साइंस कोई भी चीज को तभी मानता है जब वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव होता है, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ होता है तभी, ठीक है, याद रखना। चलो तो रदरफोर्ड ने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया किसी बातों को, देखो बोलता है रदरफोर्ड एंड ही स्टूडेंट, रदरफोर्ड और उनका एक स्टूडेंट था, दो स्टूडेंट था, कौन, हैंस गीगर एंड अर्नेस्ट मार्सडेन, दो नाम है, कौन कौन, रदरफोर्ड एंड हिज स्टूडेंट, कौन, हैंस गीगर एंड अर्नेस्ट मार्सडेन, ये दो उनके स्टूडेंट थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, ये दोनों इनके देखरेख में स्टडी कर, देखो जब तुम पीएचडी करोगे ना, पीएचडी, पीएचडी जो होता है वो मास्टर्स के बाद होता है, और पीएचडी करने के लिए तुमको नेट क्वालिफाई करना पड़ता है, जैसे तुम अभी 12th के बाद नीट और जेई देते हो ग्रेजुएशन करने के लिए, है ना, कि बीटेक करेंगे, है ना, कोई एमबीबीएस करेगा, तो उसके लिए जो जो एग्जाम होता है कौन, जेई और नीट, वैसे ही पीएचडी करने के लिए बेटा एक एग्जाम होता है जिसका नाम है नेट, एनईटी, ठीक है, तो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो उसको जब तुम दोगे तो तुम पीएचडी के लिए, है ना, जूनियर फेलोशिप स्कॉलर मिलता है रिसर्च करने के लिए, रिसर्च पेपर लिखने के लिए, तो वहां पे जब रिसर्च करोगे तो कोई ना कोई प्रोफेसर के अंदर ही पढ़ाई करना होता है, ठीक है, तो वही बोलता है हैंस गीगर एंड अर्नेस्ट मार्सडेन जो है उसके किसके स्टूडेंट थे, रदरफोर्ड के, रदरफोर्ड के दोनों चेला चपाटी थे, ठीक है, जैसे तुम मेरे हो,
ठीक है, देखो बोलता है यहाँ पे क्या कि बोम्बार्डेड ए थीन गोल्ड फॉइल ऑफ थिकनेस ऑफ अबाउट 100 नैनोमीटर विथ अल्फा रे पार्टिकल। अब चलो अल्फा रे पार्टिकल को क्या कहते हैं, आई होप आपने कमेंट करके तो बता ही दिया होगा, है ना। मैं देख नहीं रहा बेटा, ईमानदारी से बताना, कॉपी नीचे जा करके ईमानदारी से जो कमेंट करेगा उसको ज्यादा फल मिलेगा, बोर्ड में उसको ज्यादा नंबर मिलेगा। देखो क्या है सर, अल्फा पार्टिकल का मतलब दो हीलियम पे चार उसका मास होता है और दो पॉजिटिव चार्ज निकल जाता है, ठीक है, मतलब दो, मतलब एक तरह से अल्फा पार्टिकल का मतलब हीलियम, ठीक है। अब देखो इन्होंने किस पे बॉम्बार्डमेंट किया, इससे पहले देखो हमने ब्रेलियम पे स्ट्राइक कराया था, किसपे, हमने ब्रेलियम पे स्ट्राइक करा करके न्यूट्रॉन निकाला था, वैसे ही अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक किया किस पे, इस बार गोल्ड फॉइल पे, किस पे, गोल्ड के फॉइल पे। अब तुम्हारे मन में सवाल आता होगा कि सर इन्होंने गोल्ड को ही क्यों लिया, कुछ और क्यों नहीं लिया। देखो सबसे पतला फॉइल जो बन सकता है, फॉइल का मतलब एक तरह से पन्नी, अरे जैसे ये पेपर है, ये पेपर, ये पेपर की पन्नी है, देख रहे हो, हाँ। तुम लोग दुकान में जाके मिठाई खाते होगे, उसमें आता है सिल्वर पन्नी आता है, वैसे गोल्ड की भी पन्नी आती है, गोल्ड का भी पतला सा पेपर बनता है, ठीक है। अब ये सबसे ज्यादा कोई मेटल का पेपर पतला बनता है वो है गोल्ड ही, कौन है, गोल्ड। तो इसीलिए उन्होंने सबसे थिकनेस गोल्ड फॉइल को लिया जिसकी थिकनेस क्या, 100 नैनोमीटर। अब वो कमेंट करके बताओ बेटा 1 नैनोमीटर का मतलब कितना होता है, याद है सबको, 1 नैनोमीटर का मतलब है 10⁻⁹ मीटर। अब ये दिया हुआ 100 नैनोमीटर, यानी कितना हो गया, 100 गुने 10⁻⁹ मीटर, मतलब इतना पतला है, 100 गुने 10⁻⁹ मीटर, यानी एक तरह से भागा दे दो 100/10⁻⁹ मीटर, इतना पतला गोल्ड का फॉइल है, उस पे किससे स्ट्राइक कराया जा रहा है, अल्फा पार्टिकल से। अल्फा पार्टिकल क्या है, अल्फा पार्टिकल जो है एक बोलता है स्ट्रीम ऑफ हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल के पास एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होता है। अब सवाल है अल्फा पार्टिकल निकलता है किससे, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज माय फेवरेट सब्सटेंस, मैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट को सबसे फेवरेट एलिमेंट मानता हूं, पता है क्यों, सबसे ज्यादा एनर्जी किसी के पास है ना, तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के पास है। इसलिए मैं बोलता हूं कि तुम भी रेडियो एक्टिव बनो, अगर तुम्हें सही रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को अगर सही डायरेक्शन में यूज किया जाए ना तो दुनिया बदल सकती है। न्यूक्लियर पावर प्लांट बन सकता है, न्यूक्लियर सबमरीन बनता है, न्यूक्लियर को, इतने बहुत सारे न्यूक्लियर रिसर्च, बल्कि इसके दुष्परिणाम भी है, अगर कहीं गलती से लीक किया तो हजारों लोग कुर्बान हो जाएंगे। मतलब अगर सही डायरेक्शन में यूज करोगे तो बहुत फायदा है, गलत डायरेक्शन में यूज करोगे सब कुछ तबाह है, ठीक है। हाँ चलो इसके बाद और कहानी बताएंगे फिर कभी। चलो इसको लिखो, पहले पॉइंट लिखो, पॉइंट लिखो, पॉइंट मिस मत करना, जो पॉइंट लिखा हुआ लिख लो, ठीक है। देखो आगे बोलता है क्या, अब यहाँ पे बोलता है द थीन गोल्ड फॉइल हैज सर्कुलर फ्लोरेसेंट जिंक सल्फाइड स्क्रीन अराउंड इट। बोलता है कि जो गोल्ड फॉइल यहाँ पे इन्होंने लिया था, देखो जो गोल्ड फॉइल लिया था इसको क्या करो, घेरो, किससे करो, घेरो, इसको घेर दिया गया, किससे, देखो इसको कुछ इस तरह करके कवर बना दिया गया और यहां से अल्फा रे पास कराया, जैसे समझो क्या, अगर हम टॉर्च जलाएं, क्या जलाएं, टॉर्च, अरे टॉर्च समझते हो ना, हाँ सिंपल समझो, अगर यहाँ पे ये पेपर है, पेपर में बहुत सारा छोटे छोटे होल है मान लो, तो अगर ये लाइट जलाओगे तो लाइट यहां से निकलेगा, जहां पे छेड़ा होगा उस साइड चला जाएगा, जहां पे छेदा नहीं होगा वापस लौट के आ जाएगा, जहां पे हल्का सा कोना छेदा होगा थोड़ा सा तिरछा होकर निकलेगा, मतलब अलग अलग एंगल से अल्फा रे आएगा, तो अलग अलग एंगल, जैसे अगर कोई यहाँ पे आया, अगर उसको होल नहीं मिला तो इधर से निकल गया, ठीक है, किसी को होल मिल गया तो सीधा निकल जाएगा, कि इसको जाना था यहाँ पे, गया, होल मिला ही नहीं, वापस टकरा के आ गया। तो यहाँ बहुत सारी अलग अलग घटनाएं देखने को मिला, कुछ अल्फा पार्टिकल टकराया सीधा चला गया, कुछ अल्फा पार्टिकल जिस एंगल से गया था उसी एंगल पे लौट आया। तो वही बोलता है क्या, द थीन गोल्ड फॉइल हैज सर्कुलर फ्लोरेसेंट जिंक क्यों लगाया गया, अगर कोई अल्फा रे पार्टिकल यहाँ सीधा पास होकर के आएगा यानी कि यहाँ पे टकराएगा, और जहां पे टकराएगा वहां पे क्या होगा, चमक होगा, ग्लो होगा, समझ रहे हो, इसीलिए फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगाया गया, ठीक है, जिंक सल्फाइड का। बोलता व्हेन एवर, जब कभी अल्फा रे स्ट्राइक ऑन जिंक सल्फाइड स्क्रीन दे काउज ग्लो,
वो जलेंगे, जैसे फ्लश लाइट जलता है ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर, और ये पता चल जाएगा कि अल्फा रे यहां से पास हुआ है, यानी कि गोल्ड फॉइल में कहीं ना कुछ होल है, कुछ ना कुछ छोटे छोटे छिद्र है। ठीक है, देखो ये भी मत छापना, बस ये 2 पॉइंट लिखो। ठीक है, आगे हम इसका बढ़िया फिगर आपके लिए तैयार रखे। देखो रदरफोर्ड ये है, ये कौन है? रदरफोर्ड। थोड़ा सा मूछ है इनका, 2 सुंदर सुंदर आंख है, बड़ा होगे तुम भी दिखोगे ऐसे तुम्हारे भी मुंह आ जाएंगे, तुम बोलोगे सर आपका भी तो आएगा, हाँ मेरा भी आ गया है। चले आगे, देखो आगे देखो, ये क्या है सर? ये हमारे पास है लेड बॉक्स। अब सवाल है सर लेड बॉक्स और रेड वाला क्या? अरे रेड वाला एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या सर? जैसे कोई यूरेनियम ले सकता है, कोई प्लूटोनियम ले सकता है, कोई नेपच्यूनियम ले सकता है, बहुत सारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, जितने एप ब्लॉक एलिमेंट देखते हो ना नीचे भरा पड़ा हुआ, सब के सब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ही है मैक्सिमम। ठीक है, अब सवाल है सर यहाँ लेड बॉक्स क्यों लिया गया? देखो लेड एक ऐसा मेटल है ना, लेड, जो किसी से रिएक्ट नहीं करता है। तुम लैब, अपने केमिस्ट्री वाले लैब में जाओगे, देखना मैक्सिमम केमिकल्स जो है बेटा तुम्हारे कहां पे भरा हुआ पता है? शीशा के ही बर्तन में भरे हुए होते, शीशा का बीकर होगा, देखना शीशा के बोतल में ही केमिकल्स को भर के रखा जाता है, क्योंकि शीशा जो है जनरली जल्दी किसी से रिएक्ट नहीं करता है, और शीशा पता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से भी रिएक्ट नहीं करता है, तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस भी शीशा का कुछ नहीं बिगाड़ पाते, इसीलिए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को लेड बॉक्स के अंदर रखा जाता है। तुम लोग कई सारे पिक्चर में या मूवी में या बहुत सारे यूट्यूब वीडियो में जाके देखना, दिखेगा कि जहां पे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पे रिसर्च करते हैं जब वैज्ञानिक लोग ना, तो अपने पूरे बॉडी में एक सूट पहनते हैं, क्राउन पहनते हैं, जैसे डॉक्टर अपना सूट पहनता है वैसे साइंटिस्ट लोग का भी क्राउन आता है, वो पूरा का पूरा क्राउन शीशा का बना होता है। किसका? शीशा का। हाँ, ताकि रेडिएशन डायरेक्ट उन पे ना पड़े, फिर भी पड़ जाता है लेकिन डायरेक्ट ना पड़े, इससे बचने के लिए बस ध्यान रखना। अपने हाथ में बड़े बड़े ग्लव्स होते हैं, देखना शीशा का चेंबर बना होता है, दोनों हाथ डालते हैं और आराम से अलग अलग चीजों को मिला करके रिसर्च करते हैं, तो सीधी आंखों से नहीं देखेंगे, पूरा क्राउन पहने होते हैं, हाथों में ग्लव्स लगा होता है, और जो सब्सटेंस है वो शीशा के अंदर रखा हुआ होता है। ठीक है, तो ये लेड बॉक्स में क्या यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या निकालते हैं सर? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस 3 तरह के, अल्फा बीटा गामा। हमको काम किससे? अल्फा से। अल्फा पार्टिकल क्या होता है सर? अभी बताए थे 2 हीलियम 4 हीलियम पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल तो हीलियम। बेटा ये बेसिक चीज है, याद रखना, कोई भी तुमसे जनरल चीज पूछ सकता है। ठीक है, तुम भी किसी से पूछ सकते हो। ठीक है, देखो अब अल्फा पार्टिकल, अल्फा रे यहां से जब निकला, देखो ये गोल्ड फॉइल, इसको पिक्चर में ऐसे ही छापना कॉपी में, ड्राइंग एक्सपर्ट है तुम लोग, हम जानते हैं, एकदम कॉपी में छापना। सर आप नहीं छापे, हम नहीं छापेंगे, तो तुमको छापना है। ठीक है, देखो ये गोल्ड फॉइल आराम से देखो। अब जैसे ही अल्फा रे यहां पास हुआ, देखो अल्फा रे क्या हो रहा है, कुछ रे इस डायरेक्शन में छटक के जा रहा है, कुछ सीधा जा रहा है, कुछ इस एंगल से जा रहा है, कुछ इस एंगल से आ रहा है, कुछ इस एंगल से आ रहा है, कुछ वापस लौट जा रहा है, कुछ वापस लौट जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसे समझो 2 पॉजिटिव चार्ज, देखो यहाँ पे एक मान लो यहाँ पे लोहा रखा हुआ है, लोहा रखा हुआ है। ठीक है, समझो क्या, ये एक लोहा का प्लेट है, मोटा सा प्लेट है, देखो इसे दिख रहा है लोहा का प्लेट। अब मान लो यहां से हम बहुत तेज से गोली मारे, तो ये क्या होगा? जहां लोहा का पार्ट होगा गोली वहां जाएगा नहीं? जाएगा, वापस टकरा के रिटर्न आ जाएगा। लेकिन उसके बगल में थोड़ा सा होल है, वहां पे गोली मारो, देखना पास हो जाएगा। अगर एक जगह और है, लोहा का पार्ट है लेकिन बगल में उसका होल है, जाएगा, बगल से छटक के बाहर चला जाएगा। मतलब क्या कि हम अगर इस प्लेट पे गोली चलाएं तो जहां जहां लोहा पार्ट होगा वहां पे गोली नहीं जाएगा, रिटर्न आ जाएगा। लेकिन जहां पे थोड़ा सा भी होल मिला, अगर कंप्लीट होल में ही गया तो सीधा पास, अगर होल के थोड़ा सा किनारे से गया तो हल्का सा एंगल से डिविएट हो जाएगा और पास हो जाएगा। समझ लो, तो वही कहानी यहाँ पे रिपीट हो रहा है कि अल्फा रे कुछ डायरेक्शन में सीधा निकल गया, कुछ डायरेक्शन में हल्का सा डिविएट हुआ, और कुछ डायरेक्शन में वापस लौट आया। इसका मतलब ये हुआ कि हीलियम जो है, हीलियम एक तरह से क्या, अल्फा पार्टिकल, यानी कि 2 हीलियम। अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या है सर? 2 हीलियम 4 पे 2 पॉजिटिव चार्ज। बस मजे की बात यह कि एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, कैसा पार्टिकल सर? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, यानी कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रिटर्न कब आ सकता है? पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल टू ईच अदर, यानी कि पॉजिटिव पार्टिकल कहीं ना कहीं पॉजिटिव पार्ट से टकराया होगा तभी रिटर्न आया।
इस बात का कंक्लूजन क्या क्या निकला, ये एक्सपेरिमेंट था, इस एक्सपेरिमेंट का क्या क्या कंक्लूजन निकला समझो ध्यान से। देखो अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इसका नाम क्या पड़ा, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम या रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, दोनों में से कोई भी नाम तुम बता सकते हो, ठीक है, या दोनों में से कोई भी नाम पूछेगा मतलब सेम है, ठीक है। हाँ, बोलता रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट टू दी अंडरस्टैंड दी स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये एटम के एक्चुअल स्ट्रक्चर को समझाने में कामयाब रहे। कौन, रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये एटम के स्ट्रक्चर को समझाने में थोड़ा सफल रहे, ठीक है, मतलब बढ़िया तक समझा दिए। बोलता है लेड ब्लॉक, देखो बोलता है लेड क्या, शीशा वाला जो बर्तन था एक तरह से, बोलता है लेड ब्लॉक विथ कैविटी कंटेनिंग रेडियम और पियोपोलोनियम विच इज ए अल्फा एमीटर, ये क्या है सर, अल्फा एमीटर है। अब कोई पूछेगा रेडियम पोलोनियम क्या है, बेटा तुमको हम बोले थे लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ने से पहले, कि जा करके पीरियोडिक टेबल छान मारो। अगर पीरियोडिक टेबल अभी भी तुम नहीं पढ़े हो तो मैं कहूंगा मार्केट से जाओ, 10 रुपया लेता है, मात्र 10 रुपया लेता है या 20 रुपया लेगा, लाओ जहां पढ़ते हो उसको वहां पे चिपका डालो और पढ़ डालो, सही बता रहा हूं, केमिस्ट्री आसान हो जाएगी तुम्हारी। तो ये क्या है सर, दोनों रेडियम पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, क्या है, आर ए, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ठीक है। तो ये अल्फा रे इमिट करेंगे बहुत अच्छे से, है ना। चलो पॉइंट को लिखना छोड़ना मत। अब देखो वो कहानी यहाँ पे हम दिखा रहे, देखो अब इस कहानी को थोड़ा सा हम सामने लाए, देखो ये सब कॉपी में ड्रॉ करना बता रहे हैं, वीडियो पॉज करना, अच्छे से कॉपी में पेंसिल से ड्रॉ करना, ठीक है। देखो ये क्या है, ये अल्फा, यहाँ पे देखो ये लीड ब्लॉक है, यहाँ पे लीड ब्लॉक रखा, ठीक है, यहां से ये निकला, देखो यहाँ गोल्ड फॉइल है, इस गोल्ड फॉइल से टकराया, कुछ पार्टिकल इधर निकला, कुछ पार्टिकल इधर गया, कुछ पार्टिकल इधर आया, कुछ पार्टिकल इधर, कुछ पार्टिकल इधर, और कुछ पार्टिकल इधर, कुछ पार्टिकल रिटर्न भी चलाया, कुछ पार्टिकल क्या हो, रिटर्न भी चलाया। मतलब अब ये सामने एक फोटोग्राफिक प्लेट लगाया गया है। अब सवाल है फोटोग्राफिक प्लेट क्यों, ताकि अदर रे ना जाए, केवल अल्फा रे ही जाए, ठीक है। तो बोलता है यहाँ पे क्या, देखो यहाँ पे ये गोल्ड फॉइल है, कौन, ये वाला गोल्ड फॉइल है, ठीक है। हाँ, बोलता है लेड प्लेट विथ नैरो स्लीट, एक नैरो स्लीट लगाया गया है ताकि रे इसके अंदर ही जाए, ठीक है। हाँ, अब देखो अब यहाँ पे जो लगा हुआ है सर्कुलर पाथ, ये क्या है सर, ये जिंक सल्फाइड का परत यहाँ पे चढ़ा हुआ है। अब जहां जहां पे जिंक सल्फाइड परत पे ये अल्फा रे जाके निकला, देखो वहां पे, यहाँ पे देखो स्टिक स्टिक साइन दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ग्लो हुआ, चमका, चमकने का मतलब है कि यहाँ पे क्या अल्फा रे आकर के टकराया है। अब देख रहे हैं कुछ अल्फा रे सीधा पास हुआ है, कुछ कुछ एंगल से डिविएट हुआ, कुछ वापस रिटर्न भी आया। तो ये एक्सपेरिमेंट देखने के बाद, ऑब्जर्वेशन करने के बाद कुछ कंक्लूजन निकला, क्या निकला सर, देखो इसको और अच्छे से समझने के लिए, देखो और अच्छे से समझने के लिए इसको ऐसे लाया गया, देखो अल्फा रे, अल्फा रे देखो, ये भी अल्फा रे, ये भी अल्फा रे, ये भी अल्फा रे, अल्फा रे, अरे अल्फा पार्टिकल है तो ये अल्फा पार्टिकल का कई सारे रे निकलेगा। तुम टॉर्च जलाओगे तो टॉर्च क्या होता है, एक एरिया को घेरता है, जहां से टॉर्च चलाए तो ये कुछ एरिया को फैलाते हुए जाता है, देखते हो। तो वैसे अल्फा रे जब निकलेगा, और ये गोल्ड फॉइल, ये क्या है सर, तो ये गोल्ड फॉइल है। अब इस गोल्ड फॉइल में क्या छोटे छोटे एटम को, यहाँ पे गोल्ड के एटम, यहाँ पे गोल्ड के एटम, यहाँ पे गोल्ड के एटम, ये सब क्या गोल्ड के एटम है, गोल्ड फॉइल के अंदर गोल्ड का एटम। तुम कोई भी सब्सटेंस लो उसके अंदर उसका एटम मौजूद होता है। अगर हम लोहा का ही एक प्लेट लेंगे, लोहे का एक मान लो, ये लोहे का प्लेट है, तो ये पेपर मत मान लो, इसको लोहे का प्लेट मान लो, यहाँ पे आयरन एटम, आयरन एटम, आयरन एटम, आयरन एटम, कई सारे आयरन एटम के मिलने से ये प्लेट बनता है। कोई भी चीज उठाओ वो किसी न किसी के एटम के मिलने से ही बनता है, ये बात का ध्यान रखना, ठीक है। अब अल्फा रे पास हुआ, तो अल्फा रे अगर एटम के करीब से पास हो गया, जहां पे न्यूक्लियस नहीं है, तो वहां पे क्या हुआ, सीधा पास, को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, पॉजिटिव चार्ज को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये सीधा निकल गया। अब दूसरा बार अल्फा पार्टिकल आया, ये क्या हुआ, न्यूक्लियस यहाँ था, जो दिख रहा है सर, छोटा बीच वाला पार्ट है ना, कुछ पार्ट से गया और थोड़ा सा एंगल से ये डिविएट हो गया, मतलब रास्ता इसका ठीक था, लेकिन जैसे ही ये न्यूक्लियस, देखो यहाँ डॉट डॉट दिख रहा है, न्यूक्लियस एक तरह से, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं कैमरा में, हाँ,
ठीक है, कैमरा में दिख रहा होगा, थोड़ा सा जूम कर लेना तुम लोग वीडियो को। देखो अब होगा क्या, ध्यान दो। अब ये जैसे ही पार्टिकल यहाँ पे जाएगा कुछ एंगल से डिविएट होगा, ठीक है। तो ये हो गया बीटा, मतलब बी, बीटा एंगल से, ये बीटा एंगल नहीं समझो, मतलब ए है, ये बी है, तो ये कुछ एंगल से डिविएट हो रहा है। दूसरा देखो, ये पार्टिकल गया और सीधा जाकर के ये सी से टकरा गया, बीच वाला पार्ट से ही। देखो जिस एंगल से गया उसी एंगल से वापस आ गया, मतलब सी नंबर का रे गया वापस उसी एंगल से डिविएट हुआ। क्यों, हम बोले थे कि सेम चार्ज रिपेल टू ईच अदर, ये पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज वाला कोई स्पेस से टकराया होगा, इसीलिए रिटर्न आ गया, है ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या, ये भी गया, कोई फर्क नहीं पड़ा, एटम यहाँ पे इसको कोई डिस्टर्ब नहीं किया, ये सीधा निकल गया। ये भी यहां से गया, कुछ एंगल से डेविएट हुआ, यानी कि कुल मिलाकर के यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3-4 अलग अलग घटना देखने को मिला। इसमें क्या, पहला ये देखने को मिला कि ए नंबर का जो रे है उसको कोई डिस्टर्ब नहीं किया, वो सीधा पास हो गया। बी नंबर का रे जो है वो कुछ कुछ एंगल से डेविएट हुआ, कुछ कुछ एंगल से डिविएट हुआ, लेकिन सी नंबर का रे जो है जिस एंगल से गया बेटा उसी एंगल से वापस आ गया। यानी कि जो सी एंगल वापस आ रहा है, यानी कि सेम सेम चीज टकरा गया होगा, रिपेल हो गया, या फिर कहीं पे सेम चीज गया और टकराने ही वाला था कि रिपल्सन इतना हुआ कि छटक के बाहर चला गया। तो ये ही पेपर, ये जो दिख रहा है एक्सपेरिमेंट, इसको भी कॉपी में ड्रॉ करना है। ड्रॉ दिस, इसको कॉपी में छापो, अच्छे से छापना, पेंसिल यूज करके छापना बता रहे। एनसीईआरटी बुक पढ़ो, इसको पढ़ो, अच्छे से ड्रॉ करो, ड्रॉ किए मत भागना बेटा, ड्रॉ करोगे तो चीजें और ज्यादा तुम क्या समझ पाओगे, अंडरस्टैंड कर पाओगे। देखो ऐसे नहीं पढ़ना कि बस एग्जाम पास हो जाए, ऐसे पढ़ना कि जीवन के किसी भी कोने में अगर इसका जरूरत पड़े एक बार पढ़ने फिर याद हो जाए, ठीक है। टाइम काटने के लिए पढ़ोगे, मेरे पास मत पढ़ने आना, हम टाइम काटने वाला बच्चा मेरे को नहीं चाहिए, कामचोर बच्चा मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है। कमजोर हो तो मेरे से पढ़ो, मैं पढ़ा दूंगा, टॉप बना दूंगा तेरे को। लेकिन तुम कामचोर हो और तुम सोचोगे कि हम दीपक से पढ़ेंगे बढ़िया पढ़ा देंगे, हम नहीं पढ़ाएंगे। तुम कामचोर है, कामचोरी करो, तुम कमजोर है, आ जाओ, कोई दिक्कत, मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन कामचोरी नहीं चलेगा। साइंस के विद्यार्थी हो, साइंस ही ऐसा सब्जेक्ट है जो देश को मजबूत बनाता है। अगर यहां पे भी तुम कोताही करोगे तो तुम मत पढ़ो, दूसरा जाके पढ़ो, ठीक है। चलो आगे देखो, बोलता है कि ऑब्जर्वेशन ऑफ द अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब क्या क्या ऑब्जर्वेशन मिला, अब रदरफोर्ड ने क्या क्या, देखो एक ही एक्सपेरिमेंट में 3-4 घटना मिल गया कि कुछ तो सीधा निकल रहा है सर, कुछ एंगल से डिविएट हो रहा है, अरे ऐसे समझो ना, कुछ एंगल से डिविएट हो रहा है, कुछ किससे मिलकर निकल गया, ठीक है। देखो तो ये बोलता है क्या, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल से सीधा सीधा निकल जा रहे हैं, किसी को कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ, समझ रहा। दूसरा, ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वाज डिफ्लेक्टेड बाय अ स्मॉल एंगल। बोलता है यहाँ पे क्या, कुछ हिस्सा था, स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल का कुछ हिस्सा या कुछ कण जो है वो डिफ्लेक्ट हो गए सम एंगल, स्मॉल छोटे छोटे एंगल से डिविएट हुए थे, जिससे बी नंबर का रे था, कुछ एंगल से डिविएट हुआ, जा रहा था, ऐसे जा रहा था, बीच में इसको न्यूक्लियस मिला थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे इसको न्यूक्लियस मिला, इसके यहां से चेंज कर लिया अपना डायरेक्शन, ठीक है, यहां से गया अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया, ठीक है। बोलता है यहाँ पे क्या, ए वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, लगभग 1 in 20,000, मतलब 20,000 में से, देखो इस बात का ध्यान रखना, ये पॉइंट ध्यान दो, देखो कितने में कितना, लगभग 1 in 20,000 या 1 in 1 लाख, है ना, 20,000 में एक या 1 लाख में एक ऐसा पार्टिकल है जो जा रहा था लेकिन रिट्रेस्ड देयर पाथ, दैट इज बाउंस बैक। मतलब ये क्या, देखो यहां पे अगर एक गोल्ड फॉइल है, ये क्या है सर, गोल्ड फॉइल है, ये रे गया, जिस एंगल से ये गया उसी एंगल से ये रिटर्न आ गया, जिस एंगल से ये जा रहा था, समझ रहे हो, जिस तरीके से जितना स्पीड से ये जा रहा था, टकरा करके वापस उसी एंगल पे क्या हो रहा है, रिटर्न आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल सी बात थी, क्या सिंपल सा बात था, क्या देखो ध्यान से, कुछ रे सीधा निकल गया, इसको कुछ नहीं मिला, है ना, एटम के न्यूक्लियस से काफी दूर था ये, ठीक है,
देखो अगर उस पेज वाला छाप लिए तो उसको छापने की जरूरत है, इसको समझो, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, बोलता है ए वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स इन 20,000 20,000 में एक या 1 लाख में एक रिट्रेस्ट देयर पाथ, अपने पाथ पे वापस आ जाते हैं, बाउंस बैक हो जाता है। बाउंस बैक का मतलब क्या, मतलब ये हुआ कि बेटा पॉजिटिव कहीं पॉजिटिव से टकरा गया होगा, सिंपल सी कहानी है। प्लस प्लस से टकराएगा तो रिपल्सन ही होगा, जो शुरू में बता चुके हैं हम, ठीक है। तो चलो इस पॉइंट को, तीनों पॉइंट को लिखो, कॉपी में लिखो, लिखने वाला पॉइंट है ये सब, ठीक है। हाँ चलो आगे, अब आए क्या, अब कंक्लूजन। अब क्या निकला इसका कंक्लूजन, ठीक है। हाँ इसका मतलब क्या समझे, जो कहा वहां जो घटना हुआ उस घटना का क्या मतलब निकला, देखो बोलता है मोस्ट ऑफ द स्पेस, इसका मतलब ये हुआ, ये समझा गया कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। अगर बहुत सारा पार्टिकल अगर सीधा सीधा निकल जा रहा है, हम सिंपल समझाए कि मान लो लोहे का प्लेट है, गोली चला है और बहुत सारा गोली इधर से सीधा निकल गया, इसका मतलब इस प्लेट में बहुत जगह जगह खाली है, स्पेस है, समझ रहे हो। हाँ सिंपल, तो वही बोलता है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी एज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। बिना डिफ्लेक्शन के बहुत सारे पार्टिकल पास हो गए, मतलब गोल्ड फॉइल में बहुत सारा हिस्सा क्या है, खाली भी है, बस समझ रहे हो, वहां पे कोई एटम प्रेजेंट नहीं, खाली से पास हो गया। दूसरा क्या कि ए फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड इंडिकेट दैट कि एटम हैज हाई डेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन अ स्मॉल वॉल्यूम ऑफ द एटम, ठीक है, विच काउज रिपल्सन टू द इनकमिंग अल्फा पार्टिकल्स एंड काउजिंग डिफ्लेक्शन फ्रॉम देयर पाथ। अब क्या हुआ कि कुछ अल्फा पार्टिकल जो है वो डिफ्लेक्ट हो गए, क्या हुए, मतलब जा तो रहे थे लेकिन सीधा पास नहीं हो पाए, कुछ अपने रास्ता से वापस आ गए, या कुछ जो है कुछ एंगल से डिविएट होकर के उधर चले गए। इसका मतलब यह था कि अल्फा रे तो खुद पॉजिटिव था, यानी कि जिससे वो टकराए थे वो जो स्पेस होगा या वो जो पॉइंट होगा वो कहीं ना कहीं हाई डेंसिटी वाला पॉइंट होगा, ठीक है। और वो हाई डेंसिटी जो है कहीं ना कहीं चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, इसीलिए पॉजिटिव पॉजिटिव से रिपेल किया, आप समझ रहे हो। हाँ अब बोले होगे सर नेगेटिव भी हो सकता है, बेटा नेगेटिव होता तो वैनिश हो जाता, वो पास ही नहीं होता। पॉजिटिव नेगेटिव मिला, न्यूट्रल हो गया, खत्म हो गया कहानी, लेकिन वो खत्म नहीं हुआ, वो डिविएट होकर के बाहर भी निकल गया, ठीक है, आप समझ रहे हो। हाँ चलो आगे समझाते हैं, दोनों पॉइंट को लिखो, दोनों पॉइंट लिख लिए। हाँ अगला बात क्या है सर, अगला बात उन्होंने ये समझाया कि द सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम, इन्होंने तीसरा बात क्या लिखा कि द सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम, एटम के बीच का जो पार्ट है इंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड मास इज कंसंट्रेटेड इज कोल्ड न्यूक्लियस। उन्होंने बोला कि अब देखो एटम के बारे में उनको पता चल गया कि बीच का जो भाग है ना वो कहीं ना कहीं क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, उस पॉजिटिव चार्ज को उन्होंने नाम क्या दे दिया, न्यूक्लियस दे दिया। क्या नाम दिया, न्यूक्लियस दे दिया। और सारा का सारा एटम का जो मास है वो कहां पे कंसंट्रेटेड है, मास ऑफ एटम जो है, मास ऑफ एटम जो है वो न्यूक्लियस में क्या है, कंसंट्रेटेड होता है, जमा होता है। बोलता था सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम इन विच इंटायर पॉजिटिव चार्ज, पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में, साथ ही साथ मास इज कंसंट्रेटेड, और मास भी वही जमा है कहां पे, सेंट्रल पार्ट में, और उस सेंट्रल पार्ट का नाम क्या है, न्यूक्लियस, नाभिक। क्लियर है। हाँ ये पॉइंट को लिखो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द रेडियस ऑफ द एटम इज अबाउट, एटम का जो रेडियस है वो कितना है सर, एटम का जो रेडियस है, इस बात को कौन, इस बात को तुम्हारा जे थॉमसन ने भी इस बात को प्रूव करके बता, प्रूफ ने उन्होंने भी सेम बात बताया था कि जो एटम का जो रेडियस है वो 10 का पावर माइनस 10 मीटर ही होगा, ठीक है, कितना, 10 का पावर माइनस 10 मीटर या फिर 1 एंगस्ट्रॉम। तो इन्होंने भी सेम उसी बात का पालन किया कि उतना ही होगा, लेकिन इन्होंने एक और बात ऐड किया कि द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज अबाउट, जो यहाँ पे अंदर में जो छोटा सा पार्ट है एटम के अंदर वो उसको न्यूक्लियस कहेंगे, और इसका जो रेडियस है यानी कि रेडियस का जो न्यूक्लियस का जो रेडियस है, ठीक है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना सर, 10 का पावर माइनस 15 मीटर। अरे अब ऐसा मत समझना, बताओ हमको बड़ा वैल्यू कौन है, 10 का पावर माइनस 15 या 10 का पावर माइनस 10, बड़ा वैल्यू कौन है सर, ये है या ये है,
आप कोई बोल देगा सर बड़ा वैल्यू उसको ले लो जो 10 का पावर 15 है। अरे जितना ज्यादा पावर नेगेटिव उतना छोटा वैल्यू। बड़ा वैल्यू किसका है? ये वैल्यू 10 का पावर -10 बड़ा है, याद रखना, है ना। कोई पूछ के तुमको चोमू बना सकता है, बनना मत, ठीक है। चलो लिख लो इसको। हो गया दोनों पॉइंट। देखो जितना भी पॉइंट लिखा है ना लिखते जाना, छोड़ना मत। देख रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। मैं स्क्रीनशॉट लेने नहीं बोलूंगा बेटा, वीडियो पॉज करना, लिखते जाना, या फिर वीडियो पूरा देख लो। नोट्स तुम्हारा नीचे डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड करो, फटाफट लिख लेना, ठीक है। हाँ चलो देखो, कमेंट करते जाना, कमेंट करते जाओगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं बहुत प्यारा प्यारा लेक्चर बनाऊंगा तुम्हारे लिए, ठीक है। चलो आगे क्या है सर? आगे रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। देखो रदरफोर्ड जो बताया था वही बात है कि ये जो बीच वाला जो पॉजिटिव पार्ट है कहीं ना कहीं न्यूक्लियस है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो गोल गोल इसके गोल गोल क्या चक्कर काटते हैं, ठीक है। यही बात कौन? रदरफोर्ड ने बता दिया, ठीक है। यही बात को समझो आगे क्या है, देखो ध्यान से। क्या इन्होंने अब इन्होंने जो पोस्टुलेट दिया ना, मतलब इन्होंने कंक्लूजन जो दिया, अब इस कंक्लूजन को उन्होंने क्या किया? कंपेयर करना स्टार्ट किया। इन्होंने कंपेयर करना स्टार्ट किया। इन्होंने जैसे जैसे थॉमसन ने वाटरमेलन से कंपेयर किया था, इन्होंने अब क्या किया? सोलर सिस्टम सीधा उठा लिया, सीधा सोलर सिस्टम, है ना, सौर परिवार, सौर मंडल, उससे कि जैसे सूरज बीच में है, सूरज क्या सर? बीच में होता है ना, सूरज क्या है? बीच में है, ठीक है। और इसके अगल बगल क्या है? अलग अलग ग्रह जो है इसके चक्कर लगाते हैं अपने अपने ऑर्बिट में। तो इन्होंने क्या सन से सीधा कंपेयर किया, प्लेनेटरी सिस्टम से सीधा कंपेयर कर दिया। बोलता पोस्टुलेट, उनका अवधारणा या मानना, पोस्टुलेट का मतलब होता है अवधारणा या मानना। पोस्टुलेट ऑफ रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम का अपना पोस्टुलेट था, मानना था, किसका? प्लेनेटरी मॉडल और सोलर मॉडल ऑफ एन एटम। बोलता है इन्होंने अपना न्यूक्लियर मॉडल जो दिया था वो प्लेनेटरी मॉडल या फिर सोलर मॉडल ऑफ एटम, इसके आधार पे इन्होंने अपना मॉडल एक्सप्लेन करने का कोशिश किया आगे, ठीक है। हाँ तो वही बोलता है क्या, देखो कैसे कैसे इन्होंने एक्सप्लेन किया। जैसे सन क्या होता है? बीच में होता है, तो सन को इन्होंने एज ए न्यूक्लियस ट्रीट किया, ठीक है। और न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, वही बोलता था पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम। पॉजिटिव चार्ज और एटम का मास जो होता है इज डेंसली कंसंट्रेटेड, ये एक तरीके से जमा होता है इन एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन, बहुत छोटे से हिस्से में, एटम के बहुत से छोटे हिस्से में। और उस हिस्सा का नाम क्या? स्मॉलेस्ट रीजन। दिस इज वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द एटम, ये एटम का बहुत ही छोटा हिस्सा होता है, वाज कॉल्ड न्यूक्लियस। इसको इन्होंने क्या कहा था? इसको इन्होंने न्यूक्लियस कहा दिया। क्या कहा दिया? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है? नाभिक। और नाभिक क्या कहा इसको इन्होंने? नाभिक कहा, ठीक है। हाँ ये पहला पॉइंट लिखो पहले, ठीक है। उस पास को इन्होंने क्या कहा? न्यूक्लियस कहा। अब इलेक्ट्रॉन कहा है? देखो इलेक्ट्रॉन वैसे ही सेम बताया जैसे क्या, देखो बोलता था न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स। बोलता है कि न्यूक्लियस जो है वो किससे घिरा हुआ है? इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन इसमें चक्कर काटते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर काटते हैं। बोलता है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस विद वेरी हाई स्पीड इन सर्कुलर पाथ कोल्ड ऑर्बिट। देखो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इसके सर्कुलर पाथ में गोल गोल चक्कर लगाता है, जैसे सूरज के गोल गोल क्या चारों तरफ क्या अलग अलग प्लेनेट, जैसे अर्थ, है ना, अर्थ मतलब पृथ्वी ग्रह, पृथ्वी, शुक्र, शनि, मंगल, बुध, बृहस्पति चक्र लगाते, वैसे ही चक्र, वैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अगल बगल चक्र लगाता है, वो भी क्या वेरी हाई स्पीड से। किससे सर? बहुत ही हाई स्पीड से। और इस गोल गोल चक्कर वाले पाथ को क्या बोला गया? ऑर्बिट। क्या बोला गया? ऑर्बिट, ठीक है, या फिर सेल, ठीक है। हाँ। बोलता है दस इस प्रकार रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम रिजेंबल्स द सोलर मॉडल इन विच न्यूक्लियस प्ले। बोलता है क्या कि रदरफोर्ड मॉडल जो है एक तरह से सोलर मॉडल से मिलता जुलता था, ठीक है। इन विच न्यूक्लियस प्ले द रोल ऑफ सन, जहां पे न्यूक्लियस जो है सन का रोल अदा करता है, एंड इलेक्ट्रॉन प्ले द रोल ऑफ प्लेनेट, और इलेक्ट्रॉन जो है किसका रोल अदा करता है सर? प्लेनेट का रोल अदा करता है,
ठीक है, बात समझ गए? चलो दोनों पॉइंट लिख लो, दोनों वैलिड पॉइंट को लिख लो कॉपी में, ठीक है। अब आगे चलो सर, अब बोलता है यहाँ पे क्या, देखो ये है ऑर्बिट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, देखो अब ये अलग अलग ऑर्बिट होता है। देखो अगर पहला ऑर्बिट है जहां पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा, फिर दूसरा ऑर्बिट, फिर तीसरा ऑर्बिट, ठीक है। हाँ, बोलता है इलेक्ट्रॉन एंड, एक मिनट को, ये साइज छूट गया बड़ा करना, एक मिनट को इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है सर यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब सवाल ये है कि सर इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर क्यों काटेंगे, इलेक्ट्रॉन जो चक्कर क्यों काटेंगे? अरे हर लड़का लड़की के चक्कर में घूमता है, तो इलेक्ट्रॉन भी प्रोटॉन के चक्कर में घूम ही लेगा, समझ रहे हो? हाँ, तो इलेक्ट्रॉन भी है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये इसके चक्कर में चक्कर काटते रहता है, किसके चक्कर में, प्रोटॉन। क्यों? अरे पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर, ये अट्रैक्ट करना चाहता है, ठीक है, समझ रहे हो? लेकिन अट्रैक्ट क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि सबका ऑर्बिट फिक्स है, सबका ऑर्बिट क्या कहीं ना कहीं फिक्स है, तो ये अपने ऑर्बिट में ये इसका इसको अट्रैक्ट करेगा, ये यहाँ पे घूमेगा लेकिन इसको अट्रैक्ट ये करेगा, और इसके कारण ये गोल गोल घूमते रहेगा, गोल गोल क्या, इसके चक्कर लगाते रहेंगे, ठीक है। तो वही बोलता है यहाँ पे क्या कि आर नॉट जो है एक तरह से रेडियस जो है, ठीक है, ये आर बराबर क्या होता है सर, आर बराबर होता है आर नोट ए का पावर 1/3। ये आर नोट क्या है, आर नोट एक कांस्टेंट है जिसका नाम है न्यूक्लियर कांस्टेंट, न्यूक्लियर कांस्टेंट, ठीक है, ये न्यूक्लियर कांस्टेंट एक वैल्यू होता है, ठीक है। और ए क्या है सर, ए है यहाँ पे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, यानी कि रेडियस जो है, रेडियस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका, ए का पावर 1 पर क्यूब का, ठीक है, ए का पावर 1/3, मतलब रेडियस जो होता है एटॉमिक नंबर का 1/3 भाग होता है, ठीक है, उसका क्यूब होता है, एक तरह से क्यूब रूट होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्या, ए का क्यूब रूट। ए क्या है सर यहाँ पे, ए है एटॉमिक नंबर, ए क्या है सर यहाँ पे, एटॉमिक नंबर, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है एक तरह से कौन, रदरफोर्ड ने ही दिया हुआ है, ठीक है, कि रेडियस जो होता है न्यूक्लियर रेडियस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या, क्यूब रूट ऑफ एटॉमिक नंबर का। अब ये इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाने के लिए कांस्टेंट आता है, और उस कांस्टेंट को बोलते हैं न्यूक्लियर कांस्टेंट। न्यूक्लियर कांस्टेंट का अपना एक वैल्यू होता है, ठीक है। चलो दिखाते हैं क्या वैल्यू होता है सर, देखो न्यूक्लियर कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है वो ये होता है, देखो 1.11 × 10⁻15 मीटर टू 1.44 × 10⁻15, इस दोनों के बीच में होता है, ठीक है, ध्यान रखना। आर नॉट बराबर क्या 1.11 × 10⁻15 मीटर, या फिर 1.44 × 10⁻15 मीटर, ये दोनों के बीच में होगा। देखो आर बराबर क्या है, आर नॉट ए का पावर 1/3, यानी कि आर जो है एक तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, ए का पावर 1/3 का। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक कांस्टेंट लाया गया आर नॉट ए का पावर 1/3, ठीक है। तो वही बोलता आर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एलिमेंट, है ना, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एलिमेंट, ए मास नंबर ऑफ एलिमेंट, आर नोट इज न्यूक्लियर कांस्टेंट, आर नोट को क्या कहेंगे, न्यूक्लियर कांस्टेंट कहेंगे, ठीक है। बोलता है बोथ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन दी न्यूक्लियस, बोलता है एंड प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों कहां प्रेजेंट होते हैं सर, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और एक साथ इसको न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, इसको बीबीआई लिखो, कई बार पूछता है व्हाट इज न्यूक्लियॉन्स, तो बताना कि एटम के अंदर, ठीक है, एक ही जगह पे जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं उसको न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, क्या कहते हैं सर, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। एटम का रेडियस बता चुके 10⁻10 मीटर, है ना, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस 10⁻15 मीटर, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी कॉपी में नोट कर लेना। यहाँ पे हम ये चर्चा नहीं कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी कैसे खोएगा, इलेक्ट्रॉन अपने फिक्स पाथ में कैसे घूमता है, बस जो रदरफोर्ड बताए उसी बात को समझ रहे हैं। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या, बोर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी इन्होंने कुछ कुछ बात को नहीं बताया है, ठीक है, वो अगले क्लास में समझाएंगे। देखो
एक मिनट को, ये पीछे एक पेज था ना, छूट गया था हमारा, देखो इस पेज को भी समझ लो। क्या? न्यूक्लियस। क्या देखो न्यूक्लियस के बारे में क्या बोलता है, एटम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल पॉजिटिव चार्ज कोर एट द सेंटर विच कैरी ऑलमोस्ट द इंटायर मास ऑफ द एटम। एक तरह से एटम क्या करता है, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज को रखता है अपने कोर में, जहां एट द सेंटर, सेंटर पॉइंट पे, विच कैरीज ऑलमोस्ट इंटायर मास ऑफ द एटम, ये एटम के इंटायर मास को रखता है। ठीक है। दूसरा बात क्या कि इट हैज नेग्लिजिबल वॉल्यूम, इसका जो वॉल्यूम है एक तरह से नेग्लिजिबल है कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ एटम। अरे एटम के तुलना में न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है, ठीक है, एक तरह से क्या है, नेग्लिजिबल है। ठीक है। ठीक है। हाँ, ये 2 पॉइंट था। ठीक है, इसको लिख लो, कॉपी में सारा पॉइंट लिख लेना, तुमको ये आगे समझने में और ज्यादा काम आएगा। अब देखो, अब इलेक्ट्रॉन घूमता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है, इलेक्ट्रॉन को क्या है, प्रोटॉन अपने तरफ खींच के रखे हुए है ना, तो वही बोलता है यहाँ पे क्या, ध्यान से देखो, न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ये अगर न्यूक्लियस से कौन बंधा हुआ है, इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है। इलेक्ट्रॉन गोल गोल क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है ना। तो जब गोल गोल चक्कर लगा रहा है, क्या 2 बात आता है, क्या, यहाँ देखो, अगर कोई चीज यहाँ पे घूम रहा है, इसको अंदर तरफ खींचे हुए, एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, अपने आप को इधर खींचे हुए। तो यहाँ 2 तरह का फोर्स काम करता है, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, दूसरा ये पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट टू नेगेटिव चार्ज, इसलिए, ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और दूसरा क्या, अगर हम मान लो यहाँ से एक धागा लो और यहाँ से बांध के से घुमाओ, तो ये जो बीच का जो पॉइंट है ना, मेरा उंगली या फिर जो पेन, तो इसी पे और रस्सी से बंधा हुआ सब्सटेंस ऑब्जेक्ट घूमेगा। ऑब्जेक्ट को कौन खींच रहा है, ऑब्जेक्ट को ये पॉइंट खींच रहा है रस्सी के थ्रू, तो फोर्स अंदर तरफ लग रहा है। इस फोर्स को कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटर की तरफ लग रहा है, किधर लग रहा है, सेंट्रल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन, जो सेंटर से बाहर लग जाता है, जैसे जैसे ऐसे से घूमे, ऐसे से घूमते घूमते छोड़ दिए तो सेंटर पॉइंट से हट करके दूर चला गया, इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यहाँ पे कौन लग रहा है सर, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों क्या होता है, बराबर होता है, जब न्यूक्लियस के अगल बगल इलेक्ट्रॉन सराउंड करते हैं, घूमते हैं। ठीक है, बोलता है इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तुम इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोल सकते हो, या फिर इसको सेंट्रीपिटल फोर्स भी बोल सकते हो, और ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, बात समझ रहे हो। तो ये सवाल पूछ सकता है कि किस फोर्स के कारण घूमते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में बेटा फिजिक्स में तुम बहुत अच्छे से पढ़ोगे, ध्यान रखना, तुम्हारा मिलेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वहां पे समझ लेना। ठीक है, ऐसे यहाँ पे भी आगे हम पढ़ाएंगे, घबराना मत। आगे ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड ने क्या क्या नहीं बताया, इट कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। इन्होंने एटम की स्टेबिलिटी के बारे में कुछ नहीं जिक्र किया कि एटम स्टेबल कैसे होगा, है ना। जे थॉमसन ने तो बताया भी था कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, स्टेबल हो जाएगा। इन्होंने ये भी नहीं बताया कि कौन से ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, इस ऑर्बिट में 2 रहेंगे, किस ऑर्बिट में 4 रहेंगे, है ना, कि ये बात इन्होंने नहीं बताया। कौन, रदरफोर्ड। इन्होंने बताया कि बस सोलर सिस्टम में जैसे चक्कर लगाते अलग अलग ग्रह, वैसे ही एटम के अंदर अलग अलग इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। अब किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, इस बात का गणना इन्होंने नहीं दिया। ठीक है, ये भी इसका क्या डिमेरिट हो गया, किसका, रदरफोर्ड का। दूसरा क्या, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ द हाइड्रोजन एटम। देखो लाइन स्पेक्ट्रा क्या होता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में है, जंप करके इस ऑर्बिट में आ सकता है, एनर्जी ट्रांसफर होगा, या फिर इस इलेक्ट्रॉन को इस इलेक्ट्रॉन में जाना है तो एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन क्या, ऑर्बिट ट्रांसफर करेगा, और ऑर्बिट ट्रांसफर करेगा तो ये स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम मतलब एक कलर बेन होता है, जैसे इंद्रधनुष का कलर होता है ना, समझ रहे हो। हाँ, तो वैसे ही ये जब इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, तो कलर दिखाते हैं, उसी कलर को स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो स्पेक्ट्रम के बारे में भी जिक्र रदरफोर्ड अपने मॉडल में नहीं किए, तो इनका फेल्यूर हो गया। दूसरा, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया कि किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, आप समझ रहे हो, ये कुछ पॉइंट था जो इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। अब इस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए हम लोग नेक्स्ट मॉडल पढ़ेंगे जिसका नाम है बोर्स एटॉमिक मॉडल। क्या नाम है सर,
बोर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए बहुत ही प्यारा प्यारा सामने क्वेश्चन लेके आया, एकदम इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अभी हम जेईई नीट वाला क्वेश्चन पे नहीं जा रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, लेक्चर नंबर 4, उसके अंदर हम सीधा न्यूमेरिकल क्वेश्चन से क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो इस बात का ध्यान रखना, पहले इसको लिख लो। देखो क्या क्वेश्चन बोला है, क्या थॉमसन मॉडल ऑफ एटम इज ऑल्सो नोन एज। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम को किस किस नाम से जानते थे? प्लम पुडिंग मॉडल से, बिल्कुल सर। राजन पुडिंग मॉडल से, यस सर। वाटर में, तीनों से जानते थे। इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, लगा देना। नेक्स्ट क्या सर? शायद ये धुंधला दिख रहा है, थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ लेना। ठीक है, हाँ, स्क्रीन जब डाला था तो लगता है धुंधला ही आ गया है। आगे देखो, बोलता है अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम मास ऑफ द एटम इज एज्यूम टू बी। इन्होंने मास क्या माना था? बोलता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम, या रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम, या इन सम केस ए एंड इन सम केस बी, नन ऑफ द अबव। देखो इन्होंने बोला था यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम। देखो इसका हम ना फोटो लगा देंगे। ठीक है, वीडियो में फोटो लगा देंगे, क्योंकि ये दिख नहीं रहा है, मैं तो महसूस कर पा रहा हूं। ठीक है, हाँ, इसका आंसर होगा ए नंबर। उन्होंने जो थॉमसन ने क्या बोला था कि एटम का जो मास है पूरे एटम में क्या होगा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं पाया गया। रदरफोर्ड ने बोला एटम का मास केवल न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एन एटम कुड बी एक्सप्लेन करेक्टली बाय थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन ने कौन से पॉइंट को या कौन सी प्रॉपर्टीज एटम का सही से एक्सप्लेन किया? ओवरऑल यूटिलिटी ऑफ द एटम, या स्पेक्ट्रा? स्पेक्ट्रा तो इन्होंने एक्सप्लेन ही नहीं किया था। पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का पोजीशन नहीं बताए थे। स्टेबिलिटी ऑफ एटम, स्टेबिलिटी ऑफ एटम नहीं बोल सकते हैं, इन्होंने ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ द एटम बताया था कि एटम ओवरऑल क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ए नंबर, ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का। ठीक है, ये इस चीज का क्वेश्चन है, देखिए इसका एक पीडीएफ है। ठीक है, वो हम आपको इसमें डाल देंगे नीचे, उसको जाके देख लेना। ठीक है, वहां से ही क्वेश्चन करवा दे रहे हैं। ठीक है, तो सारा क्वेश्चन करवाएंगे, घबराना मत। एनसीईआरटी कंप्लीट करवाएंगे, साइड क्वेश्चन भी करवाएंगे और जेईई नीट के करवाएंगे। थोड़ा सा हम बड़ा पढ़ाएंगे बेटा, लेकिन बेस्ट पढ़ाएंगे, याद रखना। एकदम बेसिक से जेईई नीट लेकर के पढ़ाएंगे, ताकि मैं अंत में जेईई नीट पढ़ाने के बाद जेईई एडवांस में जब पढ़ाऊंगा तब भी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं बता रहा हूं, रत्ती भर भी दिक्कत नहीं होगी। तुम बस विश्वास करना मेरे से, पढ़ना, भटकना मत। यहां वहां जाओगे बहुत पछताओगे, यहीं रहना, सब कुछ देंगे। ठीक है, चलो यहां पे क्या था? रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज रिलेटेड टू द साइज। रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किससे रिलेटेड है? किसके बारे में बताता है? रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो है, ये कुल मिलाकर के न्यूक्लियस के बारे में ज्यादा फोर्स करता है। न्यूक्लियस के बारे में बताता है। आंसर क्या होगा? न्यूक्लियस। दूसरा क्या? ये अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड बोम्बार्ड वेरी थिन फॉइल। वेरी थिन कौन चीज का फॉइल था? अरे गोल्ड फॉइल यूज करता है, तो गोल्ड फॉइल विद अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, अल्फा पार्टिकल का स्ट्राइक गोल्ड फॉइल पे कराता है। तो ऑप्शन पूछा था सिल्वर, एल्युमिनियम, गोल्ड, कॉपर, तो गोल्ड हो जाएगा आंसर। ये तो भी पढ़ा चुके हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड न्यूक्लियस सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन। कि न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन कौन से पाथ में चक्कर लगाते हैं सर? सर्कुलर पाथ में। कौन से पाथ में? क्या ऑप्शन दिया? एलिप्टिकल, सर्कुलर या पैराबोलिक, या नन ऑफ दीज। तो आपका आंसर तो सी हो जाएगा तुरंत। क्या? सर्कुलर पाथ, है ना। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। क्या? कि रदरफोर्ड मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन। रदरफोर्ड मॉडल क्या एक्सप्लेन नहीं किया था? इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यस, इसको एक्सप्लेन नहीं किया था। स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, हाँ, ये भी एक्सप्लेन नहीं किया था। इसका आंसर होगा बोथ, ए एंड बी, दोनों बात। ठीक है, चलो, तो ये जो चैप्टर है बेटा, यहाँ पे इस क्वेश्चन के साथ, प्यारे प्यारे क्वेश्चन के साथ समाप्त होता है। ठीक है, दोनों का हम फोटो लगा देंगे जब ये वीडियो अपलोड होगा उससे पहले। ठीक है, तो आपको ये मिल जाएगा। अब अगला चलो सर, अब आज के क्लास को बेटा यहीं पे समाप्त करते हैं। आज के क्लास में 2 टॉपिक हम कवर किए। कौन कौन? जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल, तो इसको अच्छे से क्लास नोट्स बनाना। दूसरा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, इसको भी क्लास नोट्स अच्छे से बनाना। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन के साथ चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और उसी क्लास में हम आपको बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में बताएंगे, क्योंकि जो जो बात ड्रॉबैक आया किसमें? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में, उसको बोर्स ने अपने मॉडल में एक्सप्लेन किया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय, हैप्पी लर्निंग।